हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आपका प्रश्न तैयार है और मुझे लगता है सभी ने आंसर भी तैयार करके रखा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपके वीडियो छोड़कर गए थे। 35 आपके क्वेश्चंस हम करा चुके थे। 36 का आपका क्वेश्चंस छोड़कर गए थे कि इसका आंसर आप सोच के रखिए कि इसका आंसर आप क्या सोच रहे हैं। तो आपने सोच लिया होगा कि इसका आंसर क्या है। तो 36 का आपका आंसर जाएगा डी, मेल मर्ज। ठीक है, डिटेल जानने से पहले वही आपसे अनुरोध, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हिंदी मिरर के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपकी तैयारी के लिए बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही कम समय बचा है। अब अगस्त चला गया है और सितंबर आ चुका है, 2 ही महीने आपके पास बचे हैं। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। तीनों जितने भी हमने कंसेप्ट आपके चलाए हैं, जितने भी कंटेंट आपके चला रखे हैं, आपको मालूम ही है 1000 की आपकी एक श्रृंखला अलग चली हुई है। आपके जीके का जीएस की जो फर्स्ट यूनिट है करंट अफेयर, वो अलग चल रही है और आपका सारा मर्ज होकर ये जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं, इसमें से क्वेश्चंस की तैयारी चल रही है। तो बहुत अच्छी तैयारी हिंदी मिरर पर आपकी हो रही है। तो जुड़ जाइए हिंदी मिरर के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और साथ में लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न की डिटेल क्या है। मेल मर्ज हमें एक ही पत्र को एमएस वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस हैप्पी वर्स जोशी है। कुछ कंप्यूटर वायरस हैं सी ब्रेन, मंकी, वॉन हॉप या फिर माइकल एंजोले। ये सारे जो हैं क्या है, कंप्यूटर वायरस है। कभी कभी यहाँ से आपका कोई प्रश्न बनता है कि ये क्या है, तो मंकी आपकी समझ में नहीं आएगा कि वायरस है, एकदम से क्लिक नहीं करेगा। जब आपको पता होगा तभी आंसर आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि अरे मंकी तो कंप्यूटर वायरस है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड, विंडोज़, मोजिला फायरफॉक्स या फिर एक्रोबैट रीडर। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो सोच लीजिए आंसर। अगर आप डी सोच रहे हैं तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। और दोस्तों, मुझे लगता है सभी की बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है। कंटिन्यू आप फ्लो में आप किसी भी चैनल से तैयारी कीजिए, सभी एक तरह से ही तैयारी कराते हैं। ये है कि पैटर्न थोड़ा सा अलग अलग होता है सबका पढ़ाने का। क्वेश्चंस आपको आईसीटी के यहाँ भी ये मिलेंगे, दूसरे चैनल पे आप जाएंगे वहाँ भी आपको यही क्वेश्चंस मिलेंगे। कुछ अलग तो थोड़ा बहुत ही चेंजिंग होते हैं, लेकिन आप एक ही चैनल से अगर बने रहेंगे, कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहेंगे, तो आप यकीन मानिए आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए देख लीजिए इसकी आप डिटेल। एक्रोबैट रीडर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है? इंस्टेंट मैसेजिंग, व्हाट्सएप, गूगल डॉक या फिर वाइपर। तो आपको इसमें कूट दिए गए हैं, कूट में से आंसर चेक करना है कि क्या हो सकता है। चलिए आपको कूट हम शो कर देते हैं, क्या है कूट इसके। तो इसके कूट आप देख लीजिए क्या है। कूट है 1 2 या फिर 2 3 या फिर केवल 1 या फिर 1 2 3। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंस्टेंट मैसेजिंग व्हाट्सएप भी है, गूगल टॉक भी है, वाइबर भी है, जिनसे आप क्या करते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं। यहाँ पर चेक कर लीजिए डिटेल। गूगल टॉक का एक इंस्टेंट मैसेजिंग सेवा थी, जबकि व्हाट्सएप ऐप वाइबर इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। अनसॉलिसिटेड ईमेल को स्पैम कहते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक नया लैपटॉप का निर्माण किया गया है जिसका भार कम है और अधिक लघु है तथा पूर्ववर्ती मॉडल्स की तुलना में कम बिजली का उपयोग करता है। इसको बनाने में निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है? बताना है कि ऐसा किसके कारण हुआ है। यूनिवर्सल सीरियल बस माउस, फास्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ब्लू रे ड्राइव या फिर सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, मैंने मोस्टली देखा है, ये वाला क्वेश्चन हमेशा बनता ही है। तो इसका आंसर आपका होगा सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। चलिए आगे देखते हैं इसके डिटेल क्या है। लैपटॉप का निर्माण जिसका भार कम है और अधिक लघु है तथा अपने पूर्ववर्ती मॉडल्स की तुलना में कम बिजली का उपयोग करता है, इसको बनाने में सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नेटवर्किंग में एच टी
HTTP, ठीक है, उल्लेख अवस्था रहित समरूप स्टेट क्लास प्रोटोकॉल के रूप में किया जाता है, क्योंकि सर्वर पिछले प्रयोक्ता क्लाइंट के अनुरोध के संबंध में कोई सूचना नहीं रखता है। HTTP के लिए एक परिवर्णी शब्द है, बताएंगे हम क्या है परिवर्णी शब्द, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेराबाइट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपरवाइजर टेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल सभी में कहीं नहीं जाना है, ट्रांसलेशन यहाँ पर है या दोनों में ट्रांसफ़र है, यहाँ पर सिर्फ टेस्ट है। तो ट्रांसफ़र में आपका आंसर बन सकता है ना, जब मैंने कहा था कि जहाँ पर थोड़ा कॉमन चीज़ें होती है ना तो वहाँ से आप आंसर उठा सकते हो। अब यहाँ पर हाइपर है, यहाँ पर हाई है। वैसे तो आपको पता ही होगा, ये बहुत इजी है, मोस्टली सभी को इसका आंसर पता है, लेकिन एक जिनको नहीं पता है उनके लिए एक ये पैटर्न होता है कि वो अपना थोड़ा तुक्का दिमाग लगाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्वेश्चंस हमारे पढ़े हुए नहीं आते, लेकिन हम अपनी सिक्स सेंस के द्वारा उनको सेट ऐसे करते हैं कि वो आंसर हमारे सही जाते हैं, और आपके भी जाते होंगे जब आप कंपटीशन देते होंगे, जब आप अपनी एक सिक्स सेंस लगाते होंगे कि हाँ इसका आंसर यही होगा, और वो सही जाता है। कई बार ऐसा होता है जो आप पढ़ कर गए हो वो आप गलत कर जाते हो, लेकिन जो आप अपने तुक्के से अपने दिमाग लगा करके आते हो, जो आपने नहीं भी पढ़ा है वो बिल्कुल सही जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। HTTP की एक परिवर्णी शब्द है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बहुत अच्छा प्रश्न, नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM समझ में आया ना, एक होता है रोम और एक होता है रैम, ये होता है रोम, जो कंप्यूटर भंडारण के रूप है, एक मेमोरी है। कल ही मैंने बताया था रैम रोम के बारे में। अभी आप जब प्रश्न करते जाएंगे तो नीचे पूरा एक चार्ट हमने लेकर आए हैं आज, जहां से आपको बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें ये याद हो जाएंगी। रैम रोम मैंने कल आपको बताया था, सेकेंडरी मेमोरी, बस मेमोरी प्राथमिक द्वितीयक, ये सारे समझाए थे कल, वो पूरा आज मैं चार्ट लेकर आई हूँ। तो ये वीडियो में अंत तक बने रहना, क्लास में क्वेश्चंस में आएंगे आपके। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो 41 का आंसर जाएगा बी, वॉलेटाइल मेमोरी। चलिए आगे चलते हैं, इसको ज़रूर तैयार कीजिए। इसका एक चार्ट है, उस चार्ट से आपको बहुत आसानी हो जाएगी याद करने में। ये आंसर ये वाला रिपीट हो गया यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर इसकी डिटेल है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम जो कंप्यूटर भंडारण का एक रूप है, एक वॉलेटाइल मेमोरी है। अगर विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है तो संग्रहित डेटा सूचना भी खत्म हो जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का कहीं से भी डेटा को पढ़ा जा सकता है, उसके लिए क्रमबद्ध पढ़ना आवश्यक नहीं है। बहुत अच्छी जानकारी आपको मिली है, शायद आपको इसके बारे में सही तरीके से नहीं पता था, तो यहाँ से आप इसकी जानकारी उठा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वेब के माध्यम से पड़ताल के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को कहते हैं। पड़ताल करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं वेब के माध्यम से? वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, या फिर आपका इंटरनेट, या फिर वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या जाएगा। इसका आंसर जाएगा वेब ब्राउज़र। हम वेब ब्राउज़र के माध्यम से, वेब के माध्यम से क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर को पड़ताल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर उसको ये कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर डिटेल है, चेक कर सकते हैं। वेब के माध्यम से पड़ताल करने के लिए प्रयोग सॉफ्टवेयर को वेब ब्राउज़र कहते हैं। विश्वव्यापी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम बर्नर्स ली हैं। इसको भी याद कर लीजिए कौन इसके आविष्कारक हैं। ठीक है, ये प्रश्न आता है ज़रूर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1 अरब बिलियन कैरेक्टर्स प्रदर्शित करता है? कल ये पूरा चार्ट जो पहली वीडियो थी आपकी, मैंने पूरा बताया था 1 बिलियन में इतने करैक्टर हैं, उसमें इतने करैक्टर हैं, बाइट में इतने हैं, ठीक है, इतने मैंने सब समझाया था इसका कल। तो आज आपका आंसर आसान बनने वाला है, ये सभी ने लगा लिया होगा। तो डी, गीगाबाइट। और ये कल दूसरे तरीके से आपके सामने प्रश्न आया था। यहाँ पर इसके डिटेल है, चेक कर सकते हैं। गीगाबाइट, ठीक है, 1 अरब बिलियन बाइट्स को प्रदर्शित करता है, जबकि 1 बाइट 1 करैक्टर को प्रदर्शित करता है। टेराबाइट 10 खरब करैक्टर को प्रदर्शित करता है। तो गीगाबाइट 1 अरब को और टेराबाइट 10 खरब करैक्टर को। ध्यान रखिए, ये प्रश्न बहुत बनता है 99 में, इसको मान के चलिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दशमलव संख्या 25 का दोहरा समानार्थी बाइनरी इक्वालिटी है?
तो ये प्रश्न मैंने कल आपको समझाया था किस तरीके से निकालते हैं। निकाल लीजिए फटाफट 5 मिनट के अंदर इसका आंसर, या फिर इसका आंसर हम थोड़ा छुपा के रखते हैं आपसे। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसको निकाल लीजिए क्योंकि यहाँ इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको, वैसे तो ये मैंने कल कहा था कि उंगलियों में ही 1 2 4 ये तैयार हो जाता है। तो इसको थोड़ा हम बाद में इसका आंसर बताते हैं, थोड़ा छुपा देते हैं इसका आंसर। आप इसका आंसर सोच के रखिए, अभी बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहले निकाल लीजिए आप। चलिए अगर देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग है तो यूएसबी का पूरा रूप क्या है? अल्ट्रा सिक्योरिटी ब्लॉक, यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक, यूनिवर्सल सीरियल बस या फिर यूनाइटेड सीरियल बस। कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग है तो यूएसबी का पूरा नाम, यानी कि यूएसबी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। डेली आप यूएसबी यूज करते हैं अपने मोबाइल्स वगैरह में, कंप्यूटर वगैरह में, सभी में यूएसबी कनेक्शन के बिना काम नहीं चलता। लेकिन इसकी फुल फॉर्म आपको पता है? इसकी फुल फॉर्म होती है क्या? यूनिवर्सल सीरियल बस। कौन सा है? सी। ठीक है, चलिए निकाल लिया होगा आपने बाइनरी। तो ये आपका पैटर्न है यहाँ पर इसका निकालने का। अगर आप इस पैटर्न से निकालते हैं और अगर ये नहीं है तो आंसर जा रहा है सी। कैसे जाएगा सी देख लीजिए। 1 2 4, फिर आपका 8 कितना निकालना है हमने? 25 का। फिर इसके बाद आपका 16, तो ये यहीं से निकल जाएगा। 16 हो गए आपके। और सॉरी यहाँ पर 1 आएगा ना आपका, 1 मिनट। 1 2 4 8 और 16, यहाँ हम 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे। तो कितने हो गए? 24। यहाँ पर 0 आ गया, फिर यहाँ पर 1 आ गया ना आंसर। बिल्कुल आसान तरीका है, कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं, आसानी से हो सकता है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसे अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है? ये भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। 99 में इसको मान के चलिए। ORG यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, और नेट, एडू या फिर .com सभी यूज करते हैं। तो इसमें बताना है अनुलाभकारी व्यापार में आप क्या यूज करते हैं? प्रॉफिट बिजनेस में, यूज्ड फॉर प्रॉफिट बिजनेस में कौन सा डोमेन यूज करते हैं आप? तो 47 का आपका हो जाएगा डी, कॉम का। ठीक है, C.com। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 48 यहाँ पर सबकी डिटेल है किसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। कॉम का मूल रूप से लाभकारी व्यवसाय को नामित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑर्गेनाइज का मूल रूप से गैर लाभकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। और एजुकेशन का शिक्षा के लिए, सभी को पता है। नेट का नेटवर्क के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये दो थोड़ा सा आपको देखने पड़ेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। 48 डाटा भंडारण के अधिक्रम में शामिल है। कल डाटा भंडारण से संबंधित न्यूनतम, मतलब नीचे से ऊपर भी समझाया था, ऊपर से नीचे भी, कम से ज़्यादा की तरफ भी हम गए थे, ज़्यादा से नीचे की तरफ भी हम गए थे। तो यहाँ आंसर आपके लिए आसान बनना चाहिए क्योंकि इसकी डिटेल कल हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। जल्दी से बताइए, डाटा भंडारण अधिक्रम में शामिल है तो आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से सोचिए, लगाइए कौन सा आंसर हो सकता है। कल की अगर वीडियो देखी है तो उनके लिए बहुत आसान है और आंसर होगा बी, बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल से फिर डाटा बेस। सबसे पहले आपका बिट्स आता है, उसके बाइट्स आता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पहले बिट, फिर बाइट, फिर फील्ड्स, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइलें, फिर डाटा बेस। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, ICT शब्द के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, ICT प्रथमाक्षरी नाम है जिसका पूरा नाम इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी है। दूसरा है, ICT के अंतर्गत वे परिणामी प्रौद्योगिकी सम्मिलित हैं जिनके अंतर्गत श्रव्य, दृश्य, दूरभाष, कंप्यूटर को देखिए क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। नेटवर्क एक साथ समान केबलिंग प्रणाली द्वारा समायोजित किए जाते हैं। तो बताना है कौन सा इसमें सही है। तो केवल P, केवल Q, PQ या फिर न तो P नहीं Q। तो आंसर इसका जाना चाहिए B, केवल Q सही है, ये आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर डिटेल है, इसको चेक कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट वाले कंप्यूटर की पहचान किससे होती है? बताना है, ईमेल एड्रेस से या फिर आपके स्ट्रीट एड्रेस से या फिर IP एड्रेस से या उपरोक्त में से कोई नहीं।
आंसर सोच लीजिए क्या लगा रहे हैं आप। इंटरनेट कंप्यूटर की पहचान किससे हम करते हैं, तो 50 का आंसर आपका जाना चाहिए सी। आईपी एड्रेस से हम इंटरनेट वाले कंप्यूटर की पहचान करते हैं। क्या होता है आईपी एड्रेस, चलिए चेक करते हैं। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान आईपी एड्रेस से ही होती है। आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप है इंटरनल प्रोटोकॉल, यहाँ आपको फुल फॉर्म भी मिल गई इसकी। द इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, जो सार्वभौमिक आईपी एड्रेस स्थान नियंत्रण प्रबंध करता है। स्थानीय इंटरनेट रजिस्ट्री इंटरनेट सेवा प्रदाता और अन्य संस्थाओं को आईपी खंड आवंटन करने के लिए 5 क्षेत्रीय इंटरनेट रजिस्ट्री का सहयोग देता है। बहुत अच्छी जानकारी है। अभी तक आपको सिर्फ आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म पता थी, आज आपको सारी जानकारी मिल गई है। चलिए आगे चलते हैं। फोटो ब्लीडिंग का क्या अर्थ है, फोटो क्रॉपिंग, फोटो स्थापन, फोटो कटिंग, फोटो रंगों का समायोजन। तो 51 का आपका आंसर क्या जाएगा, जल्दी से सोचिए। इसका आंसर जाएगा फोटो स्थापन। क्या है फोटो प्लेसमेंट, क्या होता है, चलिए देखते हैं। डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग के क्षेत्र में फोटो ब्लीडिंग का अर्थ फोटो स्थापन से है। ब्लीड वास्तव में फोटो इमेज के विस्तार की एक मात्रा होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोबाइल फ़ोन पर निम्नलिखित में से कौन सी परिचालन पद्धति उपयोग की जाती है, विंडो विस्टा या फिर एंड्रॉयड या फिर विंडोज़ एक्सपी या फिर उपरोक्त सभी। तो बताना है मोबाइल पर आप कौन सी पद्धति का यूज़ करते हैं, कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन पर। तो 52 का आंसर जाएगा बी, एंड्रॉयड का पता है ना आपको सभी को। चलिए देखते हैं डिटेल इसकी। मोबाइल पर फ़ोन पर एंड्रॉयड प्रचलन पद्धति की उपयोग की जाती है, जबकि विंडो विस्टा तथा विंडोज़ एक्सपी कंप्यूटर की प्रचलन पद्धतियाँ हैं, यानी कि जो प्रयोग की जाती हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। एमएस वर्ड ऑफिस 2007 का फाइल एक्सटेंशन होता है पीडीएफ, डॉट डॉक या फिर डॉट डॉक्स या फिर डॉट टेक्स्ट। जल्दी से सोच लीजिए क्या इसका आंसर आप सोच रहे हैं। 2007 की फाइल एक्सटेंशन बताना है। आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन पुराना है, लेकिन ये क्वेश्चंस मोस्टली 99 में आपका बनता है। 53 का जल्दी से सोच लीजिए आंसर। 53 का आंसर जा रहा है सी, डॉट डॉक्स। चलिए आगे चलते हैं। सभी बनाते हैं यहाँ पर फाइलें आज के टाइम में भी। एमएस वर्ड ऑफिस 2007 का फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट डॉक्स, जबकि डॉट पीडीएफ किसी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के लिए फाइल एक्सटेंशन तथा डॉट टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है। हम डेली में ये फाइलें तैयार करते हैं, अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, लेकिन शायद आपको इनके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं थी। सभी पीडीएफ बनाते हैं आज के टाइम में, आप भी पीडीएफ से इस टाइम पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक उपसंधि प्रोटोकॉल है जो ईमेल ग्राहकों को आपके कंप्यूटर में ईमेल के डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। बताना है टीसीपी, एफटीपी या फिर एसएमटीपी या पीओपी। तो क्या आंसर लगा रहे हैं, अगर आंसर लगा रहे हैं पीओपी तो बहुत सही। ये आपकी फुल फॉर्म इनकी देखिए क्या क्या है और इनकी फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लीजिए, ठीक है। अब पहले हम इसके डिटेल चेक करते हैं। इंटरनेट पर ईमेल को मैसेंजर ट्रांसफ़र एजेंट, ये आपकी शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है, जबकि मेल भेजने के लिए सिस्टम में क्लाइंट एमटीए तथा मेल पाने के लिए एमटीए का प्रयोग करते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, देखिए इसकी फुल फॉर्म आपको मिल चुकी है, द्वारा यह काम किया जाता है। एसएमटीपी सर्वर बाहर जाने वाले मेल को, आउटिंग मेल को हैंडल करता है, जो हम किसी को मेल करते हैं। इस तरह इनकमिंग मेल को हैंडल करने के लिए POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोडक्ट 3 या IMP4 इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी, बहुत उम्दा जानकारी। और मुझे लगता है ये वर्क हम डेली करते हैं, ईमेल हमारे आते हैं, हम सेंड करते हैं, तो शायद ये जानकारी आपको नहीं थी। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट की सूचना की सुरक्षा से संबंधित नहीं है। डेटा एंक्रिप्शन, वाटरमार्किंग, डाटा हाइडिंग या फिर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। बताना है इसमें इंफॉर्मेशन रिट्राइवल के बारे में क्या हो सकता है। इसका आंसर इंटरनेट की सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है पूछा है, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब इन चारों में से कोई एक ऐसा है जो इससे संबंधित नहीं है। तो जल्दी से आंसर सोच के रखिए। अगर आपने सोचा है डी इंफॉर्मेशन रिट्राइवल तो ये नहीं है। बाकी डेटा
इंक्रिप्शंस, वाटर मार्किंग और डाटा हेडिंग तीनों हैं। चलिए देखते हैं डिटेल क्या है। इंटरनेट की जो सुरक्षा से संबंधित शब्द है डेटा इंक्रिप्शन, वाटर मार्किंग, डाटा हाइडिंग, एंटीवायरस तथा वायरफॉल। देखिए आपको 3 के साथ और 2 के बारे में भी जानकारी मिल गई, जबकि इंफॉर्मेशन रिट्राइवल शब्द डेटा पुनर्प्राप्ति से संबंधित है। 2 और मिल गए आपको 3 के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन रैखिक डेटा संरचना नहीं है? क्वेश्चन है आपका विच वन द फ्लोइंग इज द नोट लाइनर डाटा स्ट्रक्चर। तो एरे है, बाइनरी नहीं है, या फिर क्यों नहीं है, या फिर स्टिक नहीं है। तो इसमें जो आपका आंसर है बी, बाइनरी ट्री नहीं है डेटा संरचना रैखिक यानी कि लाइनर। चलिए आगे देखते हैं इसकी डिटेल। रैखिक डेटा संरचना बाइनरी ट्री नहीं है, यह एक ट्री डाटा स्ट्रक्चर है। जिसमें प्रत्येक नोड के 2 चाइल्ड होते हैं, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। बहुत अच्छी जानकारी है, नोट डाउन जरूर करें। प्रश्न बनता है 100% बनता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क उपकरण नहीं है? राउटर, स्विच, हब या फिर सीपीयू। तो यहाँ पर पूछा है नेटवर्क उपकरण नहीं है। ठीक है, तो देखना है आपको कौन सा नहीं है। तो अगर आप लगा रहे हैं सीपीयू तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये नेटवर्क उपकरण नहीं है। बल्कि क्या है, चलिए चेक करते हैं क्या है। सामान्यतः नेटवर्किंग हार्डवेयर नेटवर्क उपकरण होते हैं। गेटवे, राउटर, नेटवर्किंग ब्रिजेस या फिर स्विच या हब और रिपीटर। देखिए आपको स्विच हब के साथ कितनी सारे की जानकारी मिल गई है और बहुत अच्छे से मिल गई है। नेटवर्क उपकरण में कुछ हाइब्रिड नेटवर्क उपकरण भी शामिल होते हैं, जैसे मल्टी लेयर स्विच, प्रोटोकॉल और आपका कन्वर्ट्स या फिर ब्रिज राउटर्स, प्रॉक्सी सर्वर्स, फायरवॉल तथा नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर आदि। तो इसको ज़रूर तैयार करिए, अपनी नोटबुक पे इस पे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आज जो बन रहे हैं सारे आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारे ही यहाँ से अगर नहीं आया है तो हिंदी मिरर के साथ फिर कभी मत जुड़ना। ठीक है, अगर आता है तो हमेशा जुड़े रहना हर एक कंपटीशन की तैयारी के लिए। चलिए आगे चलते हैं। इंटरनेट पर संचार बातचीत है किसकी? मौखिक संचार की, गैर मौखिक संचार की, समानांतर संचार की, ग्रेपवाइन संचार की। इंटरनेट पर संचार बातचीत का तरीका है, बताइए जल्दी से कौन सा है। तो अगर आपने लगाया है ए, मौखिक संचार, पता है ना मौखिक संचार ही हो पाता है। तो यहाँ पर चेक करते हैं डिटेल। इंटरनेट पर बातचीत, चैटिंग, मौखिक संचार वर्बल कम्युनिकेशन है। ऑनलाइन चैटिंग, फेसबुक पर मैसेज टाइप करके बातचीत इत्यादि वर्बल कम्युनिकेशन है। जबकि वॉइस टू वॉइस, फेस टू फेस बातचीत का उदाहरण है गैर मौखिक संचार का। ये भी बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ ब्लॉग। आजकल सभी कर रहे हैं ब्लॉगिंग, तो क्या है ब्लॉग, पता है आप लोगों को? ऑनलाइन म्यूजिक है, नहीं है, आपको पता ही है। इंटरनेट है, इंट्रानेट, इंटरनेट नहीं इंट्रानेट है। या फिर ए पर्सनल या कॉरपोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जर्नल है, या अ पर्सनल या कॉरपोरेट गूगल सर्च है। तो सभी को पता है कि एक ये जर्नल का रूप है ब्लॉग। तो क्या आंसर इसका आप लगाएंगे? ब्लॉग क्या है? तो ब्लॉग है सी। आप इस तरह से यहाँ पर क्या करते हैं, अपने विचार शेयर करते हैं, और हम एक जर्नल में भी तो यही करते हैं ना। चलिए डिटेल चेक करते हैं क्या है। ब्लॉग काल क्रम अनुसार किसी विषय पर सुव्यवस्थित ऑनलाइन डायरी जर्नल है। आप डायरी टाइप में भी इसको करते हो, जर्नल टाइप में भी, जो व्यक्तिगत या किसी कॉर्पोरेट इस्तेमाल के लिए होता है, जिसमें अपने विचार, घटनाएं, चलचित्र डाल सकता है। इसे पढ़ने वाला भी इस पर विचार प्रकट कर सकता है, जिसे कमेंट कहा जाता है। अब जैसे हमने वीडियो बनाई है, वीडियो से संबंधित आप अपने कभी भी विचार नहीं देते हैं। हमेशा वीडियो पे अच्छे लाइक भी आते हैं, अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं, लेकिन कभी भी कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट नहीं आता, कभी इक्का दुक्का ही कमेंट आता है। अगर करेंगे तो अच्छा लगेगा हमें भी कि आपको कहाँ तक सेटिस्फाई हो रहे हैं आप हिंदी मिरर से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वास्तविक मेमोरी है क्या है? अति विस्तृत मुख्य मेमोरी, अति विस्तृत प्रधान मेमोरी, अति विस्तृत मुख्य मेमोरी का भ्रम। मेमोरी एक प्रकार का जिसका उपयोग सुपर कंप्यूटर में किया जाता है। क्या है? क्या है? क्या है? जहाँ पर इंग्लिश वर्जन है देख सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या है? तो उत्तर है आपका सी, अति विस्तृत मुख्य मेमोरी का भ्रम। चलिए देखते हैं डिटेल। यहाँ पर देखो, मैंने कहा था ना आपके लिए मैं एक पूरा चार्ट लेकर आई हूँ आज मेमोरी का। ये आपको बहुत ही रेयर मिलेगा, कहीं अलग अलग प्रश्न मिलते हैं, लेकिन पूरा चार्ट कोई शेयर नहीं करता है। आज मैं आपके लिए पूरा का पूरा चार्ट इसका है, तो देख लीजिए। इसको चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर
इसको पोस्ट करके इसको नोट डाउन ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ से तरह तरह के प्रश्न आपके बनते हैं। ये आपको पूरा चार्ट दिमाग में अगर आपके बैठ जाता है तो कैसे भी प्रश्न बने, कहीं से भी प्रश्न बने, आप उसको क्या करेंगे, अटैम्प्ट कर पाएंगे अच्छे से। इसको पॉज करके देख लीजिए, नोट डाउन भी जरूर करें। अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट निम्नलिखित के बराबर होता है? 1024 मेगाबाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 टेराबाइट, 1024 बाइट्स। गीगाबाइट के बारे में पूछा है तो क्या हो सकता है, आगे आगे जाते जाते हैं। तो गीगाबाइट से पहले क्या होता है बताएंगे आप? गीगाबाइट से पहले होता है आपका मेगाबाइट, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न बनेगा, बराबर होता है किसके? 1 गीगाबाइट। यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, ए इसका आंसर है। यहाँ पर सबका दे रखा है, देखिए 4 बिट्स 1 निब्बल, 8 बिट्स 1 बाइट्स। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी अच्छे से याद करके दिमाग में बैठा लीजिए। कहीं से किसी भी तरह का प्रश्न बन सकता है। यहाँ पर एक ही तरह के प्रश्न नहीं बनते, कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं इस वाले टॉपिक से। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न क्या है। एक ऐसा कंप्यूटर जो प्रोग्राम किसी प्रोग्राम को व्यक्तिवार मशीनी भाषा में अनुदित करता है, उसे कहते हैं क्या? कंपाइलर, सिमुलेटर, ट्रांसलेटर या फिर इंटरप्रेटर। यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश वर्जन नहीं यहाँ इसका, ठीक है, कोई नहीं, चलिए हम समझा रहे हैं इसको। चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर आपका, एक ऐसा कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदल देता है। कोई एक प्रोग्राम है, उसको मशीनी भाषा में वो चेंज करता है, तो क्या होगा? इंटरप्रेटर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है डिटेल। इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में दिए गए निर्देशों को निम्न स्तरीय मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। ये भी ध्यान रखिए, निम्न स्तरीय, ठीक है। यह हर निर्देश को एक एक करके ट्रांसलेट करता है, जबकि कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा, यहाँ पर उच्च स्तरीय, यहाँ पर निम्न, जैसे समझ लीजिए एक छोटी क्लास और एक बड़ी क्लास, मशीनी भाषा में रूपांतरित करता है, पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ाता है। अब जैसे आप एक टॉपिक को बड़ी क्लास से बहुत अच्छे से ऐसे इसको याद कर सकते हो, बड़ी क्लास में आप एक टॉपिक एक बार में पढ़ा देते हो, लेकिन आप छोटी क्लास में क्या करते हो, ए बे से द छोटे करके उनको पढ़ाते हो, अलग अलग एक एक पॉइंट को लेकर। तो यहाँ एक एक करता है निम्न में, और बड़े में क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को। तो इस तरह से आप इसको अपने दिमाग में बैठा सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित होती है, जिसे निम्नलिखित में और उपविभाजित किया जा सकता है। हार्ड डिस्क को आप कैसे और सेक्टर में बांट सकते हैं, ये आपका प्रश्न है। क्लस्टर, सेक्टर्स, वेक्टर्स, हेड्स। तो बताइए क्या इसको बांट सकते हैं? तो 63 का आपका सेक्टर्स में हो जाएगा। चलिए यहाँ पर डिटेल है, इसको चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लेते हैं। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो निम्नलिखित परिवर्तन करता है। देखिए कंपाइलर से आपका प्रश्न बन चुका है, जो अभी हमने आपको पढ़ाया था कि कंपाइलर क्या है, क्या करता है। करैक्टर से बिट्स, उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा, मशीनी भाषा से उच्च स्तरीय भाषा, वर्ड से बिट्स। तो इतना तो आप समझ ही गए कि यहीं से आंसर बनेगा। बी और सी में से क्या बनेगा, जल्दी से लगा लीजिए आंसर, क्या बनाएंगे? तो बी अभी अभी समझाया ना, उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, अभी समझाया था ये। अगला प्रश्न देखते हैं। टीसीपी आईपी आवश्यक है। आईपी एड्रेस अभी आप पढ़कर आ रहे हैं ना ऊपर प्रश्न में। यदि एक को निम्नलिखित से संबद्ध किया जाता है तो फोन लाइन से, लैन से, इंटरनेट से या फिर सर्वर से। तो आंसर अगर आप लगा रहे हैं सी, इंटरनेट, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल है, चेक करते हैं। टीसीपी आईपी में टीसीपी का पूर्ण रूप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जबकि आईपी का पूर्ण रूप बिल्कुल अभी अभी पढ़ा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका उपयोग कंप्यूटर की इंटरनेट से संबंधित सुनिश्चित करने के लिए होता है। बहुत अच्छा प्रश्न, नोट डाउन करने लायक है, कर लीजिए अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? देख लीजिए, भाषाओं के प्रोग्रामिंग भाषा सभी को पता है कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी नहीं होती हैं। पास्कल, जावा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या C++। ठीक है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। 66 का अगर आप लगा रहे हैं आंसर बी, तो बिल्कुल सही, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भाषा नहीं है। क्या है, चेक करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, जबकि पास्कल, जावा, C++ प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित एक ऑफिस सूट है जो ऑफिस से संबंधित रोजमर्रा के कार्यों के लिए उपयुक्त है। आप भी काम करते हो ना माइक्रोसॉफ्ट पर। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। क्या है,
POP3 या फिर IMAP ईमेल अकाउंट है जिसमें एक अपने आप ही प्रतिदिन अपने मेल पाता है। अभी अभी बिल्कुल जस्ट आपने पढ़ी है चीज़ें। एक को अपनी मेल पढ़ने के लिए सर्वर से संबंधित होना पड़ता है, एक को ईमेल भेजने तथा प्राप्त करने के लिए केवल सर्वर से संबंधित होना पड़ता है, या फिर एक को किसी टेलीफोन लाइन की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं आंसर क्या जा सकता है। तो ये आपका पॉप और IMAP ईमेल अकाउंट एक को ईमेल भेजने तथा प्राप्त करने के लिए केवल सर्वर से ही संबंधित होना पड़ता है। चलिए डिटेल चेक करते हैं। इंटरनेट पर ईमेल भेजने में पाने के लिए MTA एंड सर्वर MTA का उपयोग होता है। POP3 तथा IMAP एक TCP IP है जिनका उपयोग मेल डिलीवरी के लिए होता है। बिल्कुल जानकारी अभी ऊपर आपको मिली थी। दोबारा से प्रश्न दूसरे तरीके से बना है। तो मैंने कहा ना कि कुछ कुछ आपके इसमें ऐसी हैं चीज़ें कि बार बार रिपीट होती हैं अलग अलग प्रश्न के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट अन्वेषक किस प्रकार का है? प्रचालक पद्धति, कंपाइलर या ब्राउज़र या फिर IP पता, IP एड्रेस अभी आपने पढ़ा है। तो इंटरनेट अन्वेषक खोज, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए टाइप ऑफ कौन सा है? तो ये होगा आपका ब्राउज़र। चलिए देखते हैं यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का ब्राउज़र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके मशीनी भाषा में बदला जा सकता है? अब यही देखिए कंपाइलर से संबंधित प्रश्न कई बार 3 बार रिपीट हो चुका है, लेकिन हर बार तरीका बदला हुआ है इसको पूछने का। मैंने कहा था ना एक ही प्रश्न कई तरीके से पूछा जाता है, लेकिन हम उस प्रश्न को सिर्फ एक ही तरीके से पढ़ते हैं इसलिए हम उसको भूल जाते हैं। तो एक ही चीज़ को कई तरीके से पढ़िए तो वो हमेशा आपके दिमाग में स्थायी रहेगी। तो अभी आपने पढ़ाई है कंपाइलर के बारे में। चलिए आगे चलते हैं, देख सकते हैं इसके बारे में। थोड़ा मैंने डिटेल में इसका शॉर्टकट भी बताया था कैसे याद कर सकते हैं। कोई 3 अंक दशमलव संख्या का संग्रह स्टोर करने के लिए बिट्स की न्यूनतम संख्या किसके बराबर है? 70 पर हम आ चुके हैं। प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं। 35 कितने हो गए? 70। तो 70 आपके कंप्लीट हो गए। हमने कहा था 140 का सेट है, 140 में 35 आपको मिलेंगे और प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन आपको टाइम का पता नहीं चला करते हुए। तो 70 का आंसर सोच लीजिए। सोचा है D, 10 तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यहाँ इसकी डिटेल है, चेक कर सकते हैं। कोई 3 अंक दशमलव संख्या का संग्रह करने के लिए न्यूनतम 10 बिट्स की आवश्यकता होती है। अब जैसे कि आपको पता ही है 71 आपका जो है सरप्राइज क्वेश्चन है। 71 यानी कि आपका 1 क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन आपका क्या होता है? सरप्राइज, यानी कि आपकी आंसर का वो इंतज़ार करता है कमेंट बॉक्स में। HTML का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? देखिए HTML से हम शुरू हुए थे, वहीं आ चुके हैं। मशीनी भाषा प्रोग्राम का, उच्च स्तरीय प्रोग्राम का, वेब पेज का या वेब सर्वर का। HTML शुरू में ही हमने इसका प्रश्न पढ़ा था, अब दोबारा वहीं आ चुके हैं। तो आंसर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर तो बनता है, ठोक दीजिए और साथ में कर दीजिए। और अगर लाल बटन नहीं किया है तो उसको दबाकर ज़रूर जाएं। प्रश्न पसंद आए हैं तो आज कमेंट ज़रूर करें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।